हाँ जी, आप हाँ। शुरू करिए। जो लेट आएंगे वो फिर वीडियो देख लेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ओके मैम, ठीक है। पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। जो कि अब एडवांस लेवल की बात करेंगे तो पीपीटी तो नहीं मिलेगी, हाँ आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको नोट करना जरूरी है। तो उसके आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको आराम आराम से आप बता सकूं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड थिंग है जो आपके टैरो रीडिंग में काम आएगी, वो क्या क्या चीजें हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड थिंग्स। तो सबसे पहले है कि एक टैरो डेक चाहिए। टैरो डेक कौन सा चाहिए वो मैंने बता रखा है कि रेडियंट राइडर वेट की जरूरत है। और उससे एक बिल्कुल एक्यूरेट आता है रीडिंग, तो आप वही लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें है कई चीजें, लेकिन रेडियंट राइडर वेट मीन्स आपका टैरो डेक सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीजें आप धीरे धीरे कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि उसके बाद अगर क्लास शुरू होगी और फिर आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब उसके बाद क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, नोट पेन, नोटबुक एंड पेन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर इस इंटेंशन से बैठे हैं कि हाँ नोट्स नहीं बनाएंगे और पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने नोट्स बनाने ही हैं। सबने नोटबुक और पेन ले लिया है? इसमें टूल्स इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं कि जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं, तब आप बेसिकली एनर्जी बेस्ड वर्क करते हैं। और एनर्जी बेस्ड वर्क में कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान आपके पास रीडिंग लेने आता है, उसकी इंटेंशन या उसकी लाइफ बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी से भरी होती है। कई बार हम लोग, एक मिनट, या कोई इंसान अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है, और या किसी को हेल्थ रीडिंग कर रहे हो आप, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्लिनजिंग टूल की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि टैरो सिर्फ कार्ड पढ़ना नहीं होता है, एनर्जी को फील करना भी और उसको समझना भी जरूरी होता है। और अगर आपको इस बार पहली बार अगर डेक मिलता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक छोटी सी नोटबुक भी आती है, जिसमें कि सारा कुछ लिखा होता है कि उसका इंट्रोडक्शन और मतलब कैसे यूज करना है, सारे कार्ड्स के मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि आपको एक क्लॉथ अपने सेटअप के लिए, जहां पे आप टैरो रीडिंग का सेटअप बना रहे हो, आपको वहां पे एक क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। ब्लैक और ब्लू क्लॉथ अवॉइड करना है, बाकी आप कोई भी कलर ले सकते हैं। क्योंकि ये सेफ और सिक्योर्ड होती है। जो इससे ब्लैक एनर्जी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। ब्लैक और ये ब्लू कलर आपको अवॉइड करना है, बाकी आप कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या लेंगे कि टी लाइट कैंडल। टी लाइट कैंडल लेंगे, उस पे जलाएंगे, कपड़ा अपना सेटअप तैयार करेंगे, उस पे अपना टैरो डेक रखेंगे, टी लाइट कैंडल रखेंगे। टी लाइट इसलिए रखेंगे क्योंकि उसका मोम पिघल के नीचे नहीं आएगा, वो उस कप में ही रहेगा जलने के बाद। अब नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग है कि क्रिस्टल और इंसेंस आपको चाहिए होंगे। अब कौन कौन से क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और इंसेंस की बात करें तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल अगरबत्ती ले सकते हैं, कोई फ्रेग्रेंस वाली। और कुछ भी नहीं होता तो आप बेसिक हर्ब्स ले सकते हैं।
और उसके अलावा आप कपूर, लोबान या लौंग भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका एटमॉस्फेयर डिवाइन और पॉजिटिव रहेगा। उतनी ही अच्छी और क्लियर आपकी रीडिंग होगी। अब बात करते हैं क्लिनजिंग टूल्स की। क्लिनजिंग टूल्स क्या होते हैं? सेज और पैलो सैंटो। ये क्या होता है? पैलो सैंटो, सेज एक प्रकार की हर्ब्स होती है। वो जैसे कुछ कुछ तुलसी की पत्तियां होती है, उसका एक बंडल मिलता है। तो वो आपको इजिली मिल जाएगा मार्केट में, अमेजोन पे भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। उसके लूज भी मिलते हैं, आपके पास लूज हो तो लूज आप ले लीजिए, अदरवाइज उसका बंडल मिलता है, आप उससे उसको क्लीन करेंगे। पैलो सैंटो क्या होता है? एक लकड़ी होती है जो कि चंदन की लकड़ी की तरह होता है, उसे आप रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैलो सैंटो हो तो आप उससे भी परचेस कर सकते हैं, आप वहां से, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। बट अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे रीडिंग, अपने कोर्स पहले परचेस किया आपने, इसको सीखिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें खरीदते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं उन क्रिस्टल की जो आपके पास होने चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप ले जरूर लीजिएगा। इन सारे मतलब पूरे टैरो कोर्स में आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो टैरो डेक है। बाकी सब ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रहता है तो ये एनर्जी आपकी कनेक्ट रहती है और क्लिनसिंग भी होती रहती है, तो सही रहता है। पहले, सबसे पहले क्रिस्टल है एमेथिस्ट, वो लेंगे आप। दूसरा है क्लियर क्वार्ट्स, इनके छोटे छोटे टम्बल्स आते हैं, जिसे हम टैरो बॉक्स में रखते हैं, छोटे छोटे टम्बल्स क्लियर क्वार्ट्स के। और आपको अपने टैरो कार्ड के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस देना होगा। आपके घर में टैरो डेक के लिए एक अलग सा बॉक्स होना चाहिए। वुडन बॉक्स है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। मैं प्रिफर करती हूँ कि वुडन बॉक्स हो जो कि नीट एंड क्लीन हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब घर में प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा है तो आप उसको ले ले, इसे ऐसा नहीं, मतलब प्लास्टिक के डिब्बे नहीं लेना है, वुडन बॉक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब हमारी जो हिस्ट्री चल रही थी, मैंने कल बोला था कि मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि ये कहाँ से आया और किसने इसका इन्वेंशन किया, टैरो कार्ड का या टैरो डेक का। टैरो आखिर शुरू कैसे हुआ, उसका ओरिजिन क्या था और उसकी जर्नी क्या रही। जब ये सब आपको आपको प्रॉपरली समझ में इसका फाउंडेशन आ जाएगा तो टैरो रीडिंग धीरे धीरे इजी हो जाएगी। तो पहले हम फाउंडेशन पे काम करेंगे, देन हम मेन कार्ड्स पे आएंगे। अगर फाउंडेशन क्लियर होगा तो कार्ड्स अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके स्टोरी ये है कि ये राइडर वेट टैरो डेक आया था 1909 में, और इस डेक की आर्टिस्ट थी पामेला कोलन स्मिथ, जो कि टैरो कार्ड जिसने बनाया था वो पामेला कोलन स्मिथ थी। अब ये बात सबको पता होनी चाहिए कि ज्यादा लोग टैरो कार्ड जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है आ जाएंगे, वो ऑनलाइन परचेस करेंगे तो जो भी उसमें बुकलेट होगी पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। बाद में जो पमेला थी उन्होंने इसकी ड्राइंग बनाई थी, पर बाद में किसी और ने इसको मतलब इसका इन्वेंशन किया, इसको मॉडिफाई किया तो ये चेंज हो गया। तो पामेला का उसमें से नाम हट गया, लेकिन उनकी डेथ के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक, उनकी बायोग्राफी ये इस डेक में आती है, जो कि हमें पढ़नी होती है। अब इसमें क्या है कि
इसमें 80 कार्ड्स होते हैं, 70 कार्ड्स होते हैं जो कि पढ़ा जाता है। 80 कार्ड्स होते हैं बट हमें पढ़ना होता है 78 कार्ड्स। उसी की एक्चुअल रीडिंग की जाती है। अब है इसमें कि इसको डिजाइन किसने किया था। ये पहले जो डेक था, ये कार्ड्स थे, वो पहले बहुत ही फ्लैट थे, म्यूटेड थे, और उसके म्यूटेड कलर्स थे और विंटेज लुक था। अगर आप ध्यान से कार्ड को देखेंगे तो आपको उसका लुक बहुत ही ओल्ड फैशन लगेगा और बहुत ही विंटेज फील वाला लगेगा, कि मतलब उस समय जो एनर्जी होती थी उसके हिसाब से बनाया गया था। और कलर बहुत ही सटल, मिस्टिकल और इंट्यूटिव होते थे। फिर 2003 में एक इंसान आए जिनका नाम था वर्जिनिस पुष्पुश। उन्होंने फिर से इसको मॉडिफाई किया। सबसे पहले कार्ड्स को समझा, उसको ऑब्जर्व किया और डीपली स्टडी किया। फिर अपनी डिवाइन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करके एक नया कार्ड बनाया और उसमें ब्राइट कलर्स दिए। उन्होंने सोचा कि अगर कलर को ब्राइटर और मोर वाइब्रेंट बना दिया जाए तो रीडिंग की एनर्जी और भी पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो मैंने बोला था कि इसमें कलर साइकोलॉजी और 7 चक्रा कलर सिस्टम की जानकारी होना जरूरी है, कि मतलब ये 7 चक्रा कलर्स क्या होते हैं। इसका टैरो कार्ड में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी के बेस पे हम रीडिंग करते हैं कि कौन से कलर आपको क्या मतलब किस चीज का सिंबल है और ये किस तरफ इंडिकेट करते हैं। जिस तरह से बारिश के बाद रेनबो आता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 7 चक्रास होते हैं और इन चक्र को स्पेसिफिक एक कलर होता है। चक्रास क्या होते हैं और उनके कलर क्या होते हैं वो मैं आगे के पेड बैच में बताऊंगी। वैसे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्ड्स बनाए गए हैं। उसके बाद क्या होता है, जब पामेला कोलमैन स्मिथ ने इस कार्ड को ओरिजिनली डिजाइन किया था, उसके बाद वर्जिनिस पुष्कुश ने उन सभी कार्ड्स को फिर से रीकलर किया और उन्होंने कार्ड्स में ब्राइटनेस ऐड की, सेचुरेटेड कलर डाले। इसके बाद इन कार्ड्स की एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा लाइवली, एक्सप्रेसिव और इमोशनली एंगेजिंग हो गई। अब बात करते हैं, क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन या प्रिडिक्शन और इंट्यूशन में कोई इफेक्ट पड़ा कलर चेंज करने से और उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने से? तो हाँ, पड़ा। जो बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव हो गया कि किस तरह से हमें कार्ड्स को पढ़ने हैं। पहले जब ओरिजिनल राइडर वेट कार्ड्स यूज होते थे तब उसमें कलर वाइब्रेंट और बहुत अर्थी और म्यूटेड थे। उनकी रीडिंग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल और सिंबॉलिक होती थी। उसमें हाई कलर एनर्जी एक्टिव हो गई कलर चेंज करने के बाद, और इस हाई कलर एनर्जी ने इमोशनल और चक्रा बेस्ड रिस्पॉन्स को एक्टिव करना शुरू कर दिया। अब एक सिंपल एग्जांपल समझिए। जिन लोगों को ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे ब्लैक क्लॉथ्स, ब्लैक वॉच, ब्लैक बैग, ब्लैक शूज, हर चीज ब्लैक पसंद आती है जिन पर्सन को, वो तो हायर चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं। और ऐसे लोग किसी की बात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते और किसी के बात को एक्सेप्ट नहीं करते इजली। तो ये होती है कलर साइकोलॉजी। अब आप आगे कलर साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कलर कैसे ह्यूमन इमोशन, थिंकिंग पैटर्न और बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब कार्ड्स के कलर्स को इन्हेंस किया गया तब इमोशनल और चक्रा बेस्ड रिस्पॉन्स ज्यादा इंटेंटिव होने लगे। और अब बात करें फेशियल क्लैरिटी की, कि जो उसमें आर्ट बना हुआ है तो उनका जो फेस है, कार्ड्स में जो फेस आते हैं वो मतलब इजली दिखने लगे कि ये पर्सन दुखी है या खुश है।
वो समझने में आसान हो गया। जैसे किसी पर्सन का किसी पोस्टर पे कोई मतलब कलर बिल्कुल सिंपल सा है और मतलब धुंधला सा है, तो आप कैसे देख पाएंगे कि वो स्माइल कर रहा है या सीरियस है या सैड है? नहीं समझ में आएगा ना। तो जब ये बाद में इसके कलर्स वाइब्रेंट हुए और कलर चेंज किया गया, तो वो इजीली समझा जाने लगा कि हाँ ये पर्सन हैप्पी है, तो उस हिसाब से रीडिंग होने लगी। और उसको मतलब इमोशनल अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होने लगी। लेकिन रेडियंट राइडर वेट में जो चेहरे हैं वो ज्यादा वाइब्रेंट और एक्सप्रेसिव बनाए गए। पहले सिंपल बनाया गया था, बाद में जब इसको मॉडिफाई किया गया तो उसको वाइब्रेंट और एक्सप्रेसिव बनाया गया। जैसे कोई स्माइल कर रहा है तो उसको उसकी स्माइल थोड़ी बढ़ा दी गई, कलर को थोड़ा सा और इनहेंस कर दिया गया, जिससे कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए, उनके इमोशन समझने में आसानी हो जाए। अब ओरिजिनल राइडर वेट में आपको करेक्टर के आसपास ऑरा या एनर्जी ज्यादा विजुलाइज नहीं मिलेगी। जो पहले के कार्ड्स थे, तो जैसे पर्सन है उनके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका कलर थोड़ा सा पेल दिखता था, मतलब कि अट्रैक्टिव नहीं लगता था, तो वो समझ में नहीं आता था। उससे हम एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि कौन सी एनर्जी है। अगर सपोज दैट फॉर द एग्जाम्पल येलो कलर है, येलो कलर पॉजिटिविटी का सिंबल है, बट अगर ज्यादा येलो है तो वो अच्छा नहीं है। जैसे कि हम दाल में हल्दी डालते हैं, अगर थोड़ी मात्रा में डालते हैं तो कलर दूसरा रहता है, सामान्य मात्रा में डालते हैं तो कलर दूसरा रहता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। उसी तरह से कार्ड्स को चेंज किए गए। मतलब कि किसी कैरेक्टर की एनर्जी डायरेक्टली फील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। रेडियंट राइडर वेट में ऑरा एनर्जी दिखाई देने लगी, जो कि आसान हो गई। अब जैसे कि आप फूल कार्ड, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि फूल कार्ड क्या होते हैं, बाकी सब कार्ड क्या होते हैं, तो वो आगे के लेसन में आप पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको फाउंडेशन समझना पड़ेगा। एक बार आप फाउंडेशन समझ लेंगे उसके बाद आपको इजी हो जाएगा कि ये सभी कार्ड्स को आप पहचानने लगेंगे कि हाँ कौन सा कार्ड है, उसका ऑरा क्या है, उसका कलर क्या है, तो आपको काफी इजी हो जाएगा। तो इसमें ओरिजिनल राइडर वेट कार्ड्स बहुत मिस्टिकल, डीप और इंट्रोस्पेक्टिव फील देते हैं। ये खासकर इनर जर्नी, पास्ट लाइफ रीडिंग, कार्मिक रीडिंग, शैडो वर्क जैसे डीप स्पिरिचुअल रीडिंग में अच्छे काम करते हैं। जो पुराने वाले कार्ड्स थे वो इन सब चीजों में अच्छे काम करते थे। पास्ट लाइफ के लिए, इनर जर्नी के लिए, कार्मिक रीडिंग के लिए, शैडो वर्क के लिए, ये पुराने वाले कार्ड्स जो ओरिजिनल राइडर वेट थे वो उसमें काम करते हैं। लेकिन अगर जैसे अब की रीडिंग करनी है, किसी पॉजिटिव चीज के लिए इमोशनली कनेक्टेड फील करना है, तो हम रेडियंट राइडर वेट को यूज करेंगे, जिससे कि ये अच्छा काम करता है। इसमें क्या होता है, लव रीडिंग, मनी रीडिंग्स, डेली गाइडेंस, कोचिंग रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग, इन सब चीजों के लिए रेडियंट राइडर वेट अच्छा होता है। अब यहाँ पे मूड ट्रिगिंग की बात है। ओरिजिनल राइडर वेट स्केयर्ड, मिस्टीरियस और डीप सोल जर्नी जैसी एनर्जी देता है। और कई लोग इसे स्पेल वर्क, रिचुअल वर्क, वाइट मैजिक या विच क्राफ्ट प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं पुराने वाले कार्ड्स। लेकिन अगर आपको किसी क्लाइंट की फीलिंग या इमोशन या चक्रा को, रिस्पॉन्स को जल्दी कनेक्ट और अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, तो वहां पे रेडियंट राइडर वेट काम करेगा इंस्टेंटली। क्योंकि इसके कलर्स, एक्सप्रेशन और एनर्जी क्लाइंट की इमोशन के साथ जल्दी रिनोवेट करते हैं। इसलिए कोचिंग, गाइडेंस और रिलेशनशिप रीडिंग के लिए रेडियंट राइडर वेट ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर सपोज दैट किसी ने पूछ लिया कि जो पहले वाले कार्ड थे वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते, तो आप क्या बोलेंगे?
तो इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई कि इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि राइडर वेट की कहानी आखिरकार क्या है। राइडर वेट कहाँ से इसका नाम राइडर वेट पड़ा? तो सबसे पहले इस डेक को बनाया था ऑर्थर एडवर्ड वेट ने। वो एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल सोसाइटी के मेंबर थे जिनका नाम था गोल्डन डॉन्स। मतलब जिस सोसाइटी में वो काम करते थे उस सोसाइटी का नाम था गोल्डन डॉन सोसाइटी। अब ये गोल्डन डॉन सोसाइटी क्या थी? ये बेसिकली यूरोप में एक स्पिरिचुअल और जो लोग अकल्ट से जुड़े होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। ऐसे लोगों को समूह जो खुद को इंट्यूटिव मिस्टिकल और स्पिरिचुअल मानते हैं, उनकी एक सोसाइटी होती है और ये इंडिया में सब जगह होती है। अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास भी एक ऐसा सर्कल होगा, एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि इससे कनेक्टेड होगा, जिसे क्या बोलते हैं? कवन। उस ग्रुप को कवन बोलते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल इंट्यूशन, सिंबल्स, रिचुअल, एनर्जी वर्क और हिडन नॉलेज पर काम करते हैं। और सिर्फ जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में भी आज ऐसे बहुत सारे ग्रुप और कम्युनिटी होते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एनर्जी वर्क और इंट्यूशन पे काम करते हैं। जो लोग अपने काम को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे ग्रुप बहुत यूजफुल होते हैं। इन ग्रुप में बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। जैसे अगर एक ग्रुप होगा, वो हर जगह, आप जैसे पुणे में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो एक ऐसा ग्रुप होगा। लेकिन उसमें क्या होता है? एक ही एस्ट्रोलॉजर होता है, एक ही न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, एक ही बिजनेस लीडर होता है और एक ही लाइफ कोच होता है। उसमें दो का चांस नहीं होता है, एक एक ही होते हैं। और बाकी सब अलग अलग फील्ड के होंगे। जैसे किसी का प्लास्टिक का बिजनेस होगा तो किसी को मैन्युफैक्चरिंग का होगा, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा, ये सारे उसी में कनेक्टेड होते हैं। ये होता है, बेसिकली इसका नाम होता है बीएनआई ग्रुप। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में जाके कि बीएनआई ग्रुप नियर मी या नियर माई सिटी, तो आपको मिल जाएगा कि क्या होता है बीएनआई। अब ये यूरोप में जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, जैसे कोई विच क्राफ्ट फॉलो करता था, कोई हुडू प्रैक्टिस करता था, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट था, कोई एस्ट्रोलॉजर था या कोई टैरो कार्ड रीडर था, ये सभी मिलकर अपना एक स्पिरिचुअल ग्रुप बनाते थे और उसी ग्रुप का नाम था गोल्डन डॉन सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में कुछ लोगों ने नोटिस किया कि इन कार्ड्स में बहुत स्पेशल एनर्जी है। जो कार्ड्स उन्होंने बनाया था, उन ग्रुप के लोगों ने देखा कि फील किया कि इसमें स्पेशल, पहले ये मतलब सिंपल गेमिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन जब सोसाइटी में ये लाया गया उस ग्रुप में, तो लोगों ने देखा कि इसमें स्पेशल एनर्जी है और हम इसको कैसे कनेक्ट करके रीड कर सकते हैं। तो ऑथर एडवर्ड वेट ने इन कार्ड्स को डीपली ऑब्जर्व किया। उन्होंने रिसर्च की, इंट्यूशन यूज की और महसूस किया कि इस सिंबॉलिक के अंदर हिडन मीनिंग भी है। उसका कलर क्या है? कलर से उन्होंने जो सेवन चक्रा के कलर थे वो लगाया उस पे। फिर उसके बाद जो 9 प्लैनेट्स हैं उसको लगाया। इन सब को मिलाकर एक मीनिंग तैयार हुई जो कि हमारे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए यूज आने लगी। अब उनके माइंड में इन कार्ड्स की इमेजिनरी और कॉन्सेप्ट पहले से ही था, लेकिन उन्हें विजुअल फॉर्म देने की जरूरत थी कि मतलब इसको हम कैसे अपनी लाइफ में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तभी उनके उनकी वो पामेला कोलिन स्मिथ से मिले और फिर पामेला ने बताया कि उन्होंने वहाँ एक सोसाइटी की मेंबर थी पामेला, उसी सोसाइटी की। तो उन्होंने उससे वहाँ पे एक आर्टिस्ट और डिजाइनर के रूप में ज्वाइन किया था। तो फिर ऑथर एडवर्ड वेट ने अपने स्पिरिचुअल आइडियाज और जो सिंबोलिज्म थे उसको एक्सप्लेन किया।
कि भाई हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं और ये कार्ड्स हैं और इसमें क्या करना चाहिए। तो जो पामेला थी उस ग्रुप की मेंबर थी, तो उन्होंने, आर्थर ने उनको एक्सप्लेन किया, उनको बताया अपने इमोशंस कि हाँ इस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे। पामेला कोलन स्मिथ ने इन आइडिया को ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली और टैरो कार्ड इमेज में बदल दिया, उसकी ड्राइंग बना दी पामेला ने। अब ऑथर एडवर्ड वेट ने पामेला से क्या बोला कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसके लिए पेमेंट भी दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेमेंट की बात आती है तो हम सभी रेडी हो जाते हैं कि हाँ भाई अब पेमेंट मिलेगा तो मुझे काम करने में क्या ही दिक्कत है। तो उसके लिए उन्होंने कार्ड्स डिजाइन किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो पेमेंट देंगे मैं काम तो करूंगी, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पामेला कोलिन स्मिथ ने ऑथर के बताए हुए सिंबल्स और आइडियाज के अनुसार सारे कार्ड्स, जैसे जैसे ऑथर ने बताए थे वैसे वैसे उन्हें कार्ड्स की इंट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। अब कार्ड्स डिजाइन हो चुके थे, कार्ड्स तैयार हो गए पामेला की हेल्प से। सारे कार्ड्स में कलर और सिंबल्स सारे डाल दिए गए। अब क्या था, ऑथर चाहते थे कि ये कार्ड्स जो हैं ये ऑफिशियली फेमस हो जाएं, मतलब सब जगह। जैसे हम कोई बुक लिखते हैं तो हम उसको घर में छुपा के नहीं रखते, हम सोचते हैं कि लोग इसके बारे में जाने कि मैंने क्या बुक लिखी है, इसके बारे में और भी चीजें लोग जाने कि मतलब ये। अब जैसे कि हम रेसिपी बनाते हैं घर पे, तो हम चाहते हैं कि हाँ इस रेसिपी अगर मैं घर पे बना रही हूँ तो उसको मैं यूट्यूब पे डालूं, इंस्टा पे डालूं, ताकि ये मेरी रेसिपी फेमस हो जाए और साथ साथ मैं भी फेमस हो जाऊं। राइट। तो फिर किसी भी चीज को पब्लिश करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, पब्लिशिंग कंपनी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे इंडिया में किसी बुक को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर चाहिए, उसी तरह उस समय यूरोप में पब्लिशिंग सपोर्ट की जरूरत थी। तब गोल्डन डॉन सोसाइटी जो कि यूरोप में थी, जो उनका एक ग्रुप था, उनकी पब्लिशिंग कंपनी का नाम था राइडर। अब राइडर कंपनी के ऑनर ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कार्ड्स पब्लिश कर दूंगा, बट मेरी एक शर्त क्या है, मुझे रॉयल्टी चाहिए। फिर आर्थर ने पूछा कि मतलब रॉयल्टी मीन्स क्या, क्या होती है रॉयल्टी। तो उन्होंने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन इन कार्ड्स में मेरा नाम होना चाहिए, राइडर का। और इसी वजह से आज हम इसे राइडर वेट टैरो डेक कहते हैं। तो राइडर जो था वो पब्लिशिंग कंपनी का नाम था, और वेट ऑथर एडवर्ड वेट का सरनेम था, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट और सिंबोलिज्म दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है कि पामेला का कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन जब वो खत्म हो गई, उनके आर्ट वर्क का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं होता, कोई काम नहीं है उनके डिजाइन को, कोई नहीं समझता कि हाँ पामेला ने, जहां भी नाम होता है तो राइडर और वेट का नाम आता है। लेकिन उनके डेथ के बाद लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस डेक में उनका एक स्टोरी डालते हैं, ताकि लोग जाने कि वाकई ये थी कौन। ठीक है, किसी को समझ में आया क्या चीजें मैंने बताई। यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक तो समझ में आ गया। समझ में आ गया। जी। ठीक है। तो आज जैसा कि मैंने बोला था कि मैं स्टोरी बताऊंगी कि ये कार्ड्स कहाँ से आए। सेकंड थिंग मैं रीडिंग लूंगी। ठीक है। उससे पहले रीडिंग लेने के लिए सबको कैमरे ऑन करने पड़ेंगे, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके, ताकि मैं आपके कार्ड्स पढ़ सकूं। जो जो चाहते हैं अपनी अपने लिए रीडिंग।
विजय लक्ष्मी जी चाहती हैं, और पूनम यस मैम मैम। नहीं चाहती, निशा मैम चाहती हैं, सीमा मैम चाहती हैं। ओके, तो इसे यूज कैसे करना है इस कार्ड को? दिस, मैं फोटो भेज दूंगी, इसमें साफ दिख नहीं रहा है ये। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत बार होता है कि हम रखते हैं कार्ड्स को, लेकिन कभी कार्ड्स उल्टे निकलते हैं या कभी सीधे, तो हमें इसे अरेंज करके नहीं रखना है, हमें एज इट इज ऐसे ही रखना है और ऐसे ही क्लींस कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम कार्ड्स को लेंगे, राइट, इस तरह से, इस तरह से कार्ड को लेंगे, देन उसको शफल करेंगे। ओके। अच्छा, एक कार्ड अगर गिरता है तो मीन्स एनर्जी आपके साथ है, चार पांच कार्ड गिरते हैं मीन्स आपको कार्ड्स ठीक से पकड़ना नहीं आया। ठीक है। तो आप लोग अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन रखिए जो आप पूछना चाहते हैं, आंखें बंद करके अपना नाम लेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, एंड अपने मदर का नाम लेंगे, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है। ले लिया? मेरे हाथ में दो कार्ड हैं, एक यस का कार्ड है, एक नो का कार्ड है। मेरे राइट साइड में नो है और इस साइड में यस है। तो आपके मन में आप कौन सा, ये मेरे हिसाब से है, ठीक है, आपको बताना है कि आप मेरे राइट साइड वाला कार्ड चूज करते हैं या लेफ्ट साइड वाला। सीमा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। या राइट मैम। राइट, मेरे साइड, राइट साइड। यस ओके, मैं मैम पहले मुझे आपका तो कार्ड दिख ही नहीं रहे। हाँ, एक्चुअली ना ये मैंने लगाया है ना, इस वजह से आ नहीं रहा है ये। मैम नाम बता दो कार्ड्स का क्या क्या है। नाम साहब, पहले आप अपने क्वेश्चन बोलेंगे फिर मैं बताऊंगी ये पॉजिटिव है या निगेटिव। सीमा मैम ने ये वाला कार्ड चूज राइट। किया है, तो सीमा मैम आपका क्या क्वेश्चन है? आई वांट टू सेल वन ऑफ माय प्लॉट मैम, सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि वो क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो प्लॉट का डील नहीं हो पा रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। सो आई एम क्यूरियस टू नो कि क्यों, लाइक व्हाई, मतलब क्या अड़चन आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हाँ मैम, उसमें कोई गाइड दैट। प्रॉब्लम है, उसमें टाइम लगेगा। अभी भी टाइम लगेगा मैम? अभी टाइम लगेगा मैम। इट कैन, देयर कैन बी सम सॉल्यूशन टू इट? यस मैम, सॉल्यूशन है। What am I supposed to do for that solution, if you can help me out? यस मैम, कर सकती हूँ। जी। ये जो आपके जो, आपने किससे किससे कनेक्ट किया, आपने क्या उसको सोशल मीडिया पे डाला है? नहीं कि मैम, हाँ। दैट इज लाइक जो एजेंट्स रहते हैं उनको बताया है, लाइक कि आप हेल्प आउट करो हमें सेल आउट करने के लिए। हम्म। जी। हम्म। तो मैम इसमें तो ये बता रहा है कि आपने पूरा प्रयास तो किया है, बट कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रह गई हैं, उसे आपको जी। करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप सिंपल अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा मतलब रूटीन में ला करके ये चीजें सही कर सकते हैं। अच्छा, ओके। मतलब उसके लिए मतलब मैम, लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू, मैंने एजेंट और ये सबको तो बताया हुआ है, लाइक मतलब आई शुड हाँ, यूज सोशल होगा, मीडिया थोड़ा पर? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? लगेगा। अच्छा।
ओके मैम, सो स्वीट, थैंक यू। ओके, मैम वेलकम। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ पूनम जी, बोल रही हूँ मैम। यस यस मैम। मैम मेरी बिटिया ना बड़ी वाली बेटी, वो एमए बीएड है, तो हम्म। लेकिन उसकी जॉब लगने में ना बड़ी मुश्किल आ रही है। वो बहुत कोशिश करती है, एक जगह स्कूल में अच्छी जॉब लगी भी पर वो छूट गई। तो क्या इस साल उसकी जॉब लग जाएगी? ओके। गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या प्राइवेट में लगेगी? एक्चुअली हम चाहते हैं उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे, वो अप्लाई किया हुआ है, तैयारी कर रही है। हाँ मैम, इसका कार्ड तो आ रहा है ऑर्डिनरीनेस, लेकिन है अच्छा कार्ड कि मतलब नहीं समझ लगेगी आया। जॉब, जॉब लगेगी उसकी। इस साल? हाँ, इस साल। क्या गवर्नमेंट जॉब का आता है या आ रहा है या वैसे ही? नहीं, जॉब का आया है, तो अच्छा, साल के लास्ट तक जरूर उसकी जॉब लग जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। मैम मेरा भी क्वेश्चन था हाँ कि जी, बोलिए। मैंने ओके। एस्ट्रो पे एक इंटरव्यू मिनट, दिया एक हुआ मिनट है। में कार्ड फिर से शफल कर दूं, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो वो मिक्स हो जाती है, तो रीडिंग गलत आती है। कर दीजिए शफल। तो फिर बार बार ना सेज से और उससे करना पड़ता है। मेरे राइट वाला या लेफ्ट वाला? मैम लेफ्ट वाला। लेफ्ट। ओके। मैंने एस्ट्रो स्टेज पे इंटरव्यू दिया हुआ है टैरो कार्ड रीडर का। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे होल्ड पे डाला है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ओके, वेट अ मिनट। मैम आपका हो जाएगा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन है? जयलक्ष्मी पंत। मैडम विजय। विजयलक्ष्मी। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम वो ना हमको इंडिपेंडेंट घर बनाना है, बट हम्म, इन लॉज का इंटरफियरेंस बहुत हो रहा है मैम उसमें। ब्रदर इन लॉ पैसे के मामले हाँ, में थोड़ा थोड़ी सी चीटिंग किया, प्रॉब्लम आ रही है आपके तो कार्ड मुझे, में। हाँ, आपके कार्ड में थोड़ी सी ओवर प्रॉब्लम है। थिंकिंग बहुत हो रहा है। हम्म। वही तो, वो तो हमें उसके साथ नहीं रहना है, तो इंडिपेंडेंट घर बनाना है, बट इन लॉज क्या बोल रहे कि दो घर एक ही जगह पे बनाओ, ऊपर नीचे रहो, ऐसे हम्म। बोल रहे। हम्म। इसीलिए थोड़ा ओवर थिंकिंग होके मेरे हेल्थ में थोड़ा ये हो रहा है, स्लीपलेसनेस लग रहा है। नहीं, उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ। हालांकि आपका कार्ड उल्टा आया है। ओके, हम्म। तो क्या मतलब है मैम इसका? जब कोई कार्ड सीधे आते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। अगर कार्ड उल्टे आ गए हैं तो उसमें हम्म। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ओके, हम्म। तो इंडिपेंडेंट घर बना सकते हैं क्या? साथ में ही रहेंगे हम लोग, साथ में ही देखिए, रहना बना पड़ेगा। सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा सा खिलाफ जाना पड़ेगा। ओके, सो हम हमारे तरफ से हमको स्टैंड लेना पड़ता है, हाँ, स्टैंड लेना मतलब। पड़ेगा, लेकिन हाँ। इजली अगर आप प्यार से सब चीजें हो जाएं तो बहुत ही अच्छा, अच्छी बात वही। है। ठीक है। हाँ। यस मैम। हम्म। तो मतलब कोई भी चीज ना लड़ाई झगड़े करके या मतलब इस तरह से मत अलग होइए, प्यार से समझाइए, बैठ के बातें करिए। हाँ, और फिर कुछ उसके बाद। रेमेडीज ऐसे स्पिरिचुअल इसमें कर सकते हैं हम, ये ताकि पीसफुली ये सब लोग एग्री होके ये कर सकते हैं क्या हाँ जी ऐसे? मैम, कर सकते हैं, बट वो हम इस तरह से आपको रीडिंग या इस तरह से नहीं बताते, वो चूंकि फ्री हाँ। वेबिनार था और मुझे ओके। लेना था,
तो हाँ, इसलिए आपको कैसे मैसेज कर सकते हैं इस हाँ नंबर पे, जी, कैसे हाँ जी, कांटेक्ट मैसेज, करें हाँ जी, मैसेज पर्सनली? कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके ओके, ठीक है मैम, फिर ठीक यस, है। थैंक यू सो ओ, मच। ओके, वेलकम। मैम मैं तो पूछूं? हाँ जी, पूछिए। मैम मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं ना जॉब चेंज करना चाह रही हूँ हम्म। बेटर के लिए। और हम्म। मैंने एक दो जगह ट्राई किया है, क्या हम्म। इस साल हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर? आप किस जॉब के लिए आप देख रही हैं, गवर्नमेंट या? प्राइवेट मैम, गवर्नमेंट का तो एज नहीं है। हो जाएगा आपका। तो मतलब ट्राई करती रहूँ? ट्राई करती रहिए, थैंक यू मैम। बहुत हाई चांसेस हैं होने के। थैंक यू सो मच मैम। ओके। बाकी अब मैं लास्ट में, ये हमारा फ्री वेबिनार थर्ड डे फिनिश हो चुका है। जो लोग इनरोल करना चाहते हैं या कोर्स सीखना चाहते हैं, मंडे से क्लासेस शुरू होंगी। फीस है 3101 रुपए, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। अगर आपके पास ये नॉलेज आ जाती है तो आप अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। आपको आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी रीडर के पास आप जाते हैं वो 501 से कम तो नहीं लेगा। और 3000 में आप कितने क्वेश्चन आप डेली टू डेली अपनी लाइफ के सॉल्व कर सकते हैं, आप ये सोचिए। और अर्निंग भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है 3000। तो जिन लोगों को एनरोल करना होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी या अंजू मैम डाल देंगी। तो आप वहां से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, नंबर दिया होगा। आप ग्रुप में डाल सकते हैं, फिर हम लोगों का एक ग्रुप बनेगा टैरो रीडिंग का। और बहुत ही अच्छी तरह से सिखाऊंगी, आप 1 हफ्ते के अंदर ही आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है। बाकी आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैम एक छोटी सी क्वेरी लाइक रिलेटेड माय क्वेश्चन लाइक इट विल बी एबल टू सेल आउट बाय दिस दिसंबर और व्हाट इफ यू कैन हेल्प मी आउट। या क्या मैंने क्वेश्चन है? चैट में डाला हुआ है मैम प्लीज। ओके, 1 मिनट। इनका क्वेश्चन है क्या दिसंबर तक इनका प्लॉट हाँ, सेल आउट हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा आपका। अच्छा मतलब अभी फिलहाल अड़चने आ रही हैं बट हाँ, दिसंबर तक हो बट जाएगा, हो करेक्ट जाएगा। मैम? हाँ जी। या ओ ओके सो स्वीट मैम, आप थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। वेलकम, वेलकम। बट एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो टैरो जी होता है, मैं जी जी। सबको ये बोलना चाहूंगी कि कल को आप बोलें कि मैम ये काम नहीं कर रहा है। नहीं जो नहीं नहीं आप, मैम दैट। हाँ, नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, जी। क्योंकि टैरो समझना बहुत जरूरी है। टैरो में हम्म। ये होता है, जो इस समय आपकी एनर्जी है प्रेजेंट में, आप जी उस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बोल रही है कि हाँ हो जाएगा। अब आप ये समझ के बैठ जाएं और एजेंट से फिर न बोलें, पैसे उसको न दें कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, वहां पे काम रुक जाएगा। तो इस समय आपकी जो एनर्जी है, आप उसको डेडिकेटेड हैं उसको सेल करने के लिए। तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, मैं सब लोगों को यही बोलती हूँ कि ये जी जी प्रेजेंट जी एनर्जी मैम। जो होती है उससे कनेक्ट करता है। आप ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ बोल दिया है मैडम ने और मेरे कार्ड में ये निकला है तो हो जाएगा, नहीं वो नहीं नहीं करेगा। मैं बहुत क्लियर बताती हूँ कि नहीं नहीं टैरो नहीं ये फ्यूचर का दैट काम नहीं टोटली करता। दैट टोटली क्योंकि एग्री मैम, लाइक नो या डाउट क्योंकि इनिशिएटिव टैरो वी की हैव टू टेक। प्रिडिक्शन जो है वो आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से लॉन्ग टर्म नहीं होती। जी आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही होती है, तो अपने एफर्ट्स जारी रखिए। श्योर मैम, डन, जी, थैंक यू। वेलकम। वेलकम जी। अंजु मैम, एक बार फीस वगैरह का आप बता दीजिए कि क्लासेस क्या आप है, वो कब शेयर, आप ब्रोशर शेयर कीजिए। क्या?
थोड़ा ना मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। दिख रही तीन है मेरी हजार स्क्रीन? एक हाँ, शेयर हो रहा है। 3,101 रुपया फीस है आपकी। और आप अपनी डेली लाइफ की जो भी चीजें हैं, कि भाई अब किसी काम के लिए जा रहे हैं, बनेगा नहीं बनेगा वो आंसर ले सकते हो। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, कोई रिश्ता आया है, कि क्या ये हमारी बच्ची या बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे आंसर्स आप इससे भी ले सकते हो। बहुत सारी मोडेलिटी हैं जो हमें इस तरह के आंसर्स वगैरह देती हैं, टैरो भी उनमें से एक है। और 1 महीने से ऊपर ही आपका कोर्स जाएगा। 3,000 कोई बड़ी फीस नहीं है। एक बार ये बच्चे पिज्जा ऑर्डर कर दे तो इससे भी ज्यादा बिल आ जाता है। तो ये तो आपका एक नई चीज सीखने का और अपने डेली यूज में लाने का एक पर्पस आपको मिल रहा है। और आप 3,000 लगाएंगे और 2-3 महीने में आप 30,000 कमा सकते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो, सीरियस अगर रहते हैं। अब सिर्फ साइड में ऐसे देख के छोड़ दिया तो भाई मैं नहीं बोल सकती, बट अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप नहीं कुछ सोशल मीडिया में डालते हैं, आप अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में सिर्फ एक सिंपल सा पैम्पलेट 501 501 करके अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, तो आपके 3,000 ऐसे ही निकल आएंगे। क्योंकि टैरोट कोई नई चीज नहीं है, सब जानते हैं। हम्म। मार्केट में आप देखते होंगे लोग दुकान एक काउंटर सा लगा के बैठे होते हैं। और कोई फंक्शन मॉल वगैरह वगैरह। भी है, आजकल तो ट्रेंड है, कोई फंक्शन वगैरह भी है तो वहां पे रहता है मॉल वगैरह में एक हम्म। टैरो रीडर बैठी होती है कार्ड लेकर के। हम्म। ठीक है अंजू मैम, फिर इसको वाइंड अप ठीक। करते हैं। जिन लोगों ठीक। को कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी वो कॉल कर सकते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, बाकी चीजें मैं डाल दूंगी ग्रुप में। मंडे से क्लासेस सीमा शुरू होंगी। सोमल मैम, आप इस कोई मॉडलिटी जानती हैं अकल्ट की? सीमा सोमल मैम। जी मैम, जी मैम। आप कोई किसी मतलब मॉडलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं अकल्ट साइंस की? नहीं मैम, फिलहाल तो नहीं। ओके, सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि आप अपने प्लॉट के लिए मैनिफेस्टेशन भी डालिए। जी जी। हाँ। वैसे मैम, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स न्यूमरोलॉजी। आई ऑफनली लिसन टू मधुबाला मैम ना, हम्म। बाला चावला मैम का मैं काफी लाइक उनको फॉलो अप करती हूँ। हम्म। लाइक मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ न्यूमरोलॉजी से लेके ना। बट हम्म। लाइक मैंने टैरो हम्म। का फॉर लाइक चेंज, मैंने वो 2 दिन तो नहीं कर पाई, बट मैंने आज किया, बट मुझे अच्छा लगा। नो हम्म। डाउट मैं अपना टाइम दे के श्योरली आई विल गो फॉर इट, मतलब मुझे अच्छा लगा। मैंने आज फर्स्ट देखिए, सेशन आपका यूट्यूब लिया है, और यूट्यूब मैंने पे जो ओवरऑल भी दिखता है। टैरो कार्ड फर्स्ट टाइम ही सुना है मैम। ओके। अच्छा, देखिए जी। यूट्यूब पे जो दिखता है ना,